हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज है 18 अगस्त, बहुत ही बेहतरीन सेशन। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ में। मिलता तो बहुत है जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल न हो सका। हमेशा इंसान उसकी कद्र करना जानता है जो उसे हासिल नहीं हुआ है, लेकिन याद रखना जो चीज आपके पास में है वो बड़ी कीमती है, उसकी कद्र कीजिए। और इसमें सबसे पहले नंबर आता है अपने माता पिता का, उनकी कद्र कीजिए। तो जीवन में आपने हर व्यक्ति की कद्र कर ली है, उनके पीछे हर लक्ष्य जो है वो फीका है। तो शुरुआत जो है वो माता पिता से की जाती है, उसके बाद में हर मंजिल जो है वो उनके बाद में हासिल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक राजस्थानी के अंदर कहावत और है इस चीज के लिए कि घर का पूत कंवारा डोले और पड़ोसी का फेरा होवे। आप लोगों तक ये बात पहुंच गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है, और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उसका क्विज अवेलेबल रहता है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं 18 अगस्त के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के सेशन को। रिसेंटली स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए स्कूलों में देशभक्ति का जो पाठ्यक्रम है वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसको इंक्लूड किया गया है। बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है। देखिए यहां पर एक बात करना बहुत जरूरी है कि भारत गुलाम ना होता ब्रिटिशों का, कि यदि उसके अंदर राष्ट्र भावना की जो भावना है, राष्ट्र भावना जो है वो उस समय पैदा हुई होती, पैट्रियटिज्म जो है वो उस समय पैदा होता जब भारत जो था वो गुलाम बना था। लेकिन आज हमारे पास में जो पैट्रियटिज्म है, जो देशभक्ति है, यदि वो उस समय होती तो हम लोग गुलाम ना होते। इसीलिए ये इनिशिएटिव बहुत ही मायने रखता है। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया है। यहाँ के सीएम जो है वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को AK-49 भी कहा जाता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि एक इनकी सरकार केवल 49 दिन तक चली थी, उसके बाद में इनकी जो सरकार थी वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। दिल्ली सरकार के द्वारा कई सारे प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। जैसे एक इनका इनिशिएटिव था कोवी वैन, इसके तहत जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए एक वैन की, मतलब 4 व्हीलर की व्यवस्था की गई थी ताकि टीकाकरण केंद्र पर उनको पहुंचाया जा सके। चलिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनके लिए पैट्रियोटिक करिकुलम जो है वो शुरू किया गया है, 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसमें होगा क्या कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, यहां पर इस वर्ड को आप लोग समझिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मतलब हम लोगों ने संविधान तो बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया है, लेकिन संविधानवाद हम में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हम में नहीं है। इसका मीन्स है कि संविधान केवल दस्तावेज तक ही सीमित रखा हुआ है। जब हम उसकी भावनाओं को, उनके आर्टिकल्स को धारण कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे, तो उस दिन हम लोग मानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है वो इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि फरिश्ता दिल्ली के स्कीम जो है, ये स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी, जिसके तहत 2000 रुपए का एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो है वो दिया जाता है जो भी व्यक्ति इन विक्टिम्स को हॉस्पिटल पहुंचाता है जिनका एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद में ही 5T प्रोग्राम जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें कोविड-19 के समय जो टेस्टिंग की जाती थी, ट्रेसिंग की जाती थी, ट्रीटमेंट है, टीम वर्क है और ट्रेसिंग एंड मॉनिटरिंग। तो 5T प्लान किसका है? दिल्ली गवर्नमेंट का है। ऑपरेशन शील्ड जो है वो भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 पैंडेमिक के समय शुरू किया गया था, ऑपरेशन शील्ड। तो याद रखना ऑपरेशन शील्ड का संबंध किस राज्य से है या यूनियन टेरिटरी से है, तो इसका आंसर रहेगा दिल्ली गवर्नमेंट। हर वर्ड का मीन जो है वो यहां पर अलग अलग है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि दिल्ली जो है वो वर्तमान में एक यूनियन टेरिटरी है, और जिसके तहत इसको दर्जा प्राप्त हुआ है वो है आर्टिकल 3239AA। इस आर्टिकल के तहत मुख्यमंत्री का जो अपॉइंटमेंट है वो सीधा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मैं अपनी बात वापस से दोहराता हूं, मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, गलत मत कर देना। और इसका उल्लेख 239AA, सॉरी फॉर वर्ड्स, 239AA के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। यहां पे हम लोग इस पैराग्राफ को जरूर समझेंगे। यहां पर देखिए,
दिल्ली का स्टेटस क्या है? इसी आर्टिकल के तहत दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी जो है उसका दर्जा दिया गया था और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 के अंदर। तो आप लोग जरूर याद रखना, इसके तहत दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनको लेजिस्लेटिव असेंबली को अरेंज करना, इसके साथ में ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं इनको भी वहां पर अपॉइंट करने की शक्ति जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट को दी गई थी। यहां पर कुछ क्वेश्चन जो है उनको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली एंड इट्स अर्बन रीजन हैव बीन गिवन द स्पेशल स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन। तो एनसीआर जो है वो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत दिया गया था। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो कितने हैं? 11 है दिल्ली के अंदर। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो 1954 के अंदर की गई थी। हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? तो यहां पर आंसर क्या रहेगा? यहां पर आदित्य नारायण झा जो है, आदित्यनाथ झा, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? इसका आंसर है चौधरी ब्रह्म प्रकाश। ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है उनको मैंने यहां पर इंक्लूड किया है। इन विच ईयर दिल्ली इज एस्टैब्लिश एज ए यूनियन टेरिटरी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1956 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इन दिल्ली ये कितनी है? 70 सीट वहां पर विधानसभा की हैं। इसके साथ में ही दिल्ली मेट्रो जो है ये ऑपरेट की गई थी 2002 के अंदर। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना 1922 के अंदर की गई थी। आप लोग मुझे बताना कि इसको एस्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी? इसका आंसर बहुत ही जरूरी है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। जैसे आप लोगों ने दिल्ली मेट्रो का एग्जाम दिया हुआ है तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हरि सिंह गौर जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? कौन थी पहली दिल्ली की मुख्यमंत्री? ठीक है, आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर जो है वो सुषमा स्वराज है। याद रखना, इसका जो आंसर है वो क्या है? सुषमा स्वराज है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है। सुषमा स्वराज जो है वो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इसके साथ में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन बनी है? शीला दीक्षित है, जो कि सर्वाधिक लंबे समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। हु वाज द फर्स्ट पुलिस कमिश्नर ऑफ द न्यू दिल्ली? जयंत चतुर्वेदी जो है वो पहले पुलिस कमिश्नर बने थे। दिल्ली इज द थर्ड इसका आंसर है, थर्ड लार्जेस्ट अर्बन एरिया इन द वर्ल्ड। याद रखना, थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 नए जिले और 18 नए तहसील जो है वो बनाने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर इनका निर्माण किया जाएगा। 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाए जाएंगे और 18 तहसील जो है वो बनाई जाएंगी। देखिए बनाया कैसे जाता है इसके लिए तो अभी हम लोग समझेंगे। आर्टिकल नंबर 3 जो है इसकी हेल्प ली जाती है। चलिए पहले एक बार हम लोग इसको समझ ही लेते हैं। यहां पर 2 आर्टिकल डिस्कशन करना जरूरी है, आर्टिकल 2 और 3। पहले तो दोनों में डिफरेंस देखिए। आर्टिकल 2 ये कहता है कि जब भारत के बाहर से कोई एरिया या टेरिटरी जो है उसको भारत में इंक्लूड करना है तो इसकी पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास में होती है। पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है। लेकिन ये आर्टिकल नंबर 3 से कैसे डिफरेंट है? आर्टिकल नंबर 3 ये कहता है कि जो राज्य या टेरिटरी भारत में पहले से ही शामिल है उसकी मान लीजिए कोई सीमा में परिवर्तन करना है, उसके नाम में परिवर्तन करना है, या फिर वो जो है नया राज्य बनाना है, तो उस परिस्थिति के अंदर आर्टिकल नंबर 3 जो है इसकी हेल्प ली जाती है। जैसे हम लोग बात करें 2 जून 2014 को श्री कृष्णा आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 को तेलंगाना का निर्माण हुआ, तो फिर इसमें आर्टिकल नंबर 3 का यूज किया गया था। जैसे हम लोग बात करें कि 35th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इसके तहत एक नया कैटेगरी जो है वो बनाया गया था और उसके तहत सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। वो जो इंक्लूड होगा वो आर्टिकल नंबर 2 के अंदर शामिल होगा। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। वैसे ही यहां पर जो है वो आर्टिकल 3 का यूज किया जाएगा। लेकिन एक बात समझने की है कि वो क्या प्रोसीजर है जिसके तहत ये बनाए जाते हैं। प्रोसीजर क्या है कि एक बिल जो है वो पेश किया जाता है, वो किसी भी हाउस के अंदर प्रेजेंट किया सकता है, जैसे या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। फिर यहां से सिंपल मेजोरिटी से वो पारित होता है और इस बीच में राष्ट्रपति जो है वो
उस रिलेटेड स्टेट्स की जो असेंबली है उससे कंसर्न करते हैं कि क्या ये जो जिले बनने जा रहे हैं या फिर आप जो नया राज्य बनाने जा रहे हैं या फिर नाम में जो परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्या इसमें सहमति है आपकी। तो इसमें राष्ट्रपति उनसे कंसर्न करके इस बिल पर साइन करते हैं और फिर नए जिले जो है वो अस्तित्व के अंदर आते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ जो था वो भारत का 26वां राज्य बना था 1 नवंबर सन 2000 को। सन 2000 में 3 राज्य बनाए गए थे। 27वां राज्य जो था वो 9 नवंबर 27वां राज्य 9 नवंबर सन 2000 को बना था और इसके बाद में 28वां राज्य जो है वो 15 नवंबर सन 2000 को बना था। ठीक है, 9 नवंबर को कौन सा बना था? उत्तराखंड बना था, जबकि 15 नवंबर को कौन सा बना था? झारखंड बना था। ठीक है, तो सन 2000 के अंदर ये 3 नए स्टेट बने थे और ये कौन से आर्टिकल के तहत बनाए गए थे? आर्टिकल नंबर 3। तो आई होप आप लोगों के दिमाग से ये सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। यदि ये नए जिले अस्तित्व में आते हैं तो फिर अब 28 की जगह 32 जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर बन जाएंगे। तो टोटल 32 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर बनाए जाएंगे। हम लोग यहां पर बात कर रहे थे आर्टिकल नंबर 3 की और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के तहत एरिया, बाउंड्री और नेम जो हैं वो रखे जाते हैं। यहां पर हम लोग कुछ पासेस देख लेते हैं, माउंटेन पासेस। काराकोरम जो पास है वो जम्मू कश्मीर में, जोजिला पास जम्मू कश्मीर के अंदर, पीर पंजाल पास ये भी जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जो है ये भी जम्मू कश्मीर में, बुर्जिल जम्मू कश्मीर में। तो ये तो है स्टार्टिंग वाले जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर है शीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारा लाचाला हिमाचल प्रदेश, ये हो गए हिमाचल प्रदेश के। लेपू लेक जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में विवादित है, इसके साथ में माना, नीति और लेपू लेक 3 दर्रे हो गए उत्तराखंड के अंदर। 2 हो गए आपके सिक्किम में, नाथुला और जेलेपला। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। बॉमडीला, ठीक है, यांग याप और दीफू ये 3 दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इनके मैच करने वाले क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये इनको जरूर याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आदिपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु के अंदर मनाया जाने वाला त्योहार है। इस दिन राज्य के अंदर जितने भी विष्णु मंदिर हैं उन विष्णु मंदिरों की सजावट की जाती है, पूजा की जाती है और ये जो है 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, पूरे तमिलनाडु के अंदर चलता है। हम लोग बात करें तमिलनाडु की तो यहां पर डिंडीगुल ताला जो है इसको क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था। यहाँ की इरोड हल्दी जो है इसको भी जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर ही भारत का 51वां जो टाइगर रिजर्व है, 51वां टाइगर रिजर्व, इसकी भी स्थापना की गई थी, जबकि 52वां टाइगर रिजर्व स्थापना की गई थी राजस्थान के अंदर। उसका नाम क्या था? रामगढ़ टाइगर रिजर्व। काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूरे भारत में अब तक 52 टाइगर रिजर्व बन चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग ये जो है इस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद रखना। हम लोग देखें कि 10 दिन तक ये त्योहार चलता है तमिलनाडु के अंदर और लॉर्ड विष्णु जो हैं इनको सजाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर एक है गॉडेस अंदल। ठीक है, अंदल जो है इनकी टेंपल की भी यहां पर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। फेस्टिवल्स कुछ एक हम लोग देख लेते हैं। हरेला उत्सव जो है वो उत्तराखंड का है, गुरेज पर्व जो है जम्मू कश्मीर का है, हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का है, राजा प्रभा जो है ये उड़ीसा का है और बानोला ये क्या है? तेलंगाना का है। ये फेस्टिवल जो है ये भी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं मैच करने के लिए। चलिए, कल हम लोग भारतीय वन रिपोर्ट की बात कर रहे थे। 30 दिसंबर 2019 को रिलीज की गई 16वीं ये रिपोर्ट है। 2 वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है और फर्स्ट जो थी वो 1987 के अंदर भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा ये रिलीज की गई थी। इसके साथ में हम लोग देखें कि भारत के अंदर जो पूरा फॉरेस्ट कवर एरिया है वो कितना है? 24.56% है, जबकि यहां पर कुल जो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, ट्रीज नहीं कह रहा हूं मैं, इसमें से ट्रीज जो हैं उनको माइनस, अनकवर जो है उसको माइनस कर दिया है तो 21.67 आ चुका है। फिर हम लोग देखें जो वृक्ष हैं, मतलब ये वृक्ष वो हैं जो कि मान लीजिए सड़कों पर उगाए गए हैं, घरों के अंदर उगाए गए हैं, तो फिर उनको कवर करके 24 पॉइंट यानी कि 24.56 जो है वो इसके अंदर कवर होता है। फिर हम लोग यहां पर देख सकते हैं और भी कुछ आंकड़े हैं। मैंग्रोव जो वनस्पति है, ठीक है, वो कितनी है? 54 स्क्वायर किलोमीटर है। सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में फिर है सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और थर्ड नंबर पर कौन सा है? वो है छत्तीसगढ़। तो पहले पे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़।
वन वृद्धि वाले, वृद्धि मतलब परसेंटेज वाइज जो वृद्धि हो रही है वो सर्वाधिक कहां पर, कर्नाटक के अंदर, फिर है आंध्र प्रदेश और फिर है केरल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में एरिया वाइज है, जबकि कर्नाटक में क्या है, परसेंटेज वाइज है। दोनों को आप लोग याद रखना। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला। ठीक है, तो यहां पर तो है वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, 2 साल में एक बार निकाली जाती है। और अब जो है परसेंटेज के अंदर मिजोरम जो है वो पहले स्थान पर है। तो हमने क्या क्या फैक्ट देखे, एक तो है एमपी टोटल एरिया वाइज, फिर हमने देखा कर्नाटक, ये है टोटल ग्रोथ में, और परसेंटेज के अंदर कौन सा है, वो है मिजोरम। तो आप लोग इन तीनों फैक्ट को याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना इसको लेकर। ठीक है, चलिए, भारत में आर्द्र भूमि जो है वो देश की कितने क्षेत्र में, 3.83। इकोलॉजी एनवायरमेंट के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर ये स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ क्वेश्चन है, 3.83 वाला। और सर्वाधिक जो है वो आर्द्र भूमियां कहां स्थित है, गुजरात के अंदर। और वर्तमान में कितनी आर्द्र भूमियां हो चुकी हैं, वो हो चुकी हैं कितनी, 46 जो है 46 वो आर्द्र भूमियां वेटलैंड्स हो चुकी हैं। आज हमको उसका क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। कौन सी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है, तो कॉइन डीसीएक्स जो है वो क्रिप्टो करेंसी का पहला यूनिकॉर्न बन चुका है। इसका मींस है कि क्रिप्टो का मींस होता है कि एक वर्चुअल करेंसी है, मतलब कोई लेन देन जो है वो फिजिकली नहीं हो रहा है, बेसिकली एक कोड के अंदर ये लेन देन किया जाता है। और क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने वाला विश्व में सबसे ज्यादा जो देश करता है वो कौन सा है, चाइना के अंदर सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है। माइनिंग का मींस है कि इनको डिकोड किया जाता है। डिकोड करने का मतलब है कि एक स्पेशल कोड जो है वो इनको प्रदान किया जाता है, ताकि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो तो फिर ये वैल्यूएबल बन जाए। जैसे 200 रुपए का नोट होता है, 500 रुपए का नोट होता है, तो एक उसकी स्पेशल स्पेसिफिकेशन होती है। जब वो कागज के फॉर्म में था तब कोई उसकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन उसमें रखे गए तो फिर उस नोट की वैल्यू हो गई। ठीक इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के अंदर उसकी वैल्यूज जो है वो उसके अंदर ऐड की जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, तो ये इंडिया फर्स्ट क्रिप्टो यूनिकॉर्न विथ ए वैल्यूएशन ऑफ $1.1 बिलियन का। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो भी आप लोग जरूर याद रखना। यहां पे कुछ हम लोग महत्वपूर्ण अधिकारी ले रहे हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, राज्यसभा के सभापति चेयरपर्सन जो है वो एम वेंकैया नायडू हैं। उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह है। महासचिव मतलब सेक्रेटरी जनरल जो है वो है देश दीपक वर्मा। इसके साथ में नेता विपक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के वो कौन है, पीयूष गोयल है। रिसेंटली जो है ये अपॉइंटमेंट हुई है। लोकसभा के अंदर जो अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला। नेता विपक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, और अधीर रंजन चौधरी ही कौन सी, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इसकी भी हेड हैं। महासचिव कौन है लोकसभा के, उत्पल कुमार सिंह। तो उत्पल कुमार सिंह और देश दीपक वर्मा, ये दोनों जो हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सेक्रेटरी जनरल है। हु हैज रिटन द बुक टाइटल फेथफुल ट्रायंगल, फेथफुल ट्रायंगल हाउ चाइना शेप्ड यूएस इंडिया रिलेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो तन्वी मदन की द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई है। देखिए ट्रायंगल से मींस क्या है, यहां पर ट्रायंगल से मींस है कि जो कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन यूएसए, इसके बाद में यूएसएसआर, और फिर यहां पर है इंडिया, तो ये ट्रायंगल जो है वो बन चुका है। तो इसको लेकर चाइना जो है वो यूएस को क्या समझता है, मतलब क्या जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है, तो ये ट्रायंगल की बात यहां पर की जा रही है। देखिए जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1944 तक चला था, तो उसके बाद में कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया था। कोल्ड वॉर का मींस है कि बिना किसी हथियार के युद्ध चलता है। जैसे अभी वर्तमान में 21वीं शताब्दी में इन बिटवीन 21st सेंचुरी चाइना और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, लेकिन हथियारों से युद्ध नहीं हो रहा है, केवल बातचीत से, ये ट्रेड से रिलेटेड जो है ये वॉर चलता है। चलिए यहां पर बुक जो है वो हम लोग देख सकते हैं, नाटो वर्सेस वार्सा पैक्ट। यहां पर इसका मींस क्या है, ठीक है, इसको आप लोग समझिए। देखिए यहां पर समझिए कि जैसे ही कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, तो अमेरिका क्या है कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। जो भी अमेरिका की इस कैपिटलिस्ट भावना से, इसका जो विचारधारा है इससे सहमत थे, उन्होंने एक सैनिक संगठन मिलिट्री ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या था, नाटो था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जबकि वार्सा पैक्ट जो था वो रूस की विचारधारा से, यूएसएसआर की विचारधारा से जो सहमत थे,
उनके द्वारा वारसा पैक्ट जो था वो एक सैनिक संगठन बनाया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा भी मैं इसको इलेबोरेट नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सी बातें हैं इसमें करने के लिए, लेकिन टाइम जो है वो फिर उसमें अलग से चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक तरफ है यूएसएसआर और फिर है यूएसए, और इंडिया जो है वो यहाँ पे है। आप लोग को पता होगा कि 1961 के अंदर नेहरू के द्वारा नॉन अलाइन मूवमेंट जो है, नॉन अलाइन मूवमेंट वो चलाया गया था, जिसको हम लोग नाम भी कहते हैं, और हर साल जो है इसकी बैठकें भी होती हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि नाम जो है नॉन अलाइन मूवमेंट, क्या आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी क्या ये इसकी प्रासंगिकता है, क्या इसके वैल्यूज हैं, वो मुझे आप लोग जरूर से आंसर राइटिंग के अंदर एक बार लिख के जो है वो मुझे कंफर्म कर देना। ठीक है, चाहे तो आप लोग अपने आंसर जो हैं वो लिखने के बाद मुझे इंस्टा पर उसको भेज भी सकते हैं, मैं चेक करके आप लोगों को बता दूंगा कि बेसिकली इसका क्या जो है मार्क्स वगैरह रहने चाहिए। लेकिन यहां पर जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था, देखिए मैं आपको एक टाइम फ्रेम जो है वो बताता हूं। टाइम फ्रेम का मीन्स है कि यदि 1944 से लेकर 1990 तक हम लोग देखें तो वहां पर बाईपोलर कंट्री था। बाईपोलर जो था वो पूरा वर्ल्ड डिवाइड था। बाईपोलर का मीन्स है कि दो शक्तिशाली जो देश हैं, एक तो यूएसए है और दूसरा कौन सा है, यूएसएसआर है। लेकिन जैसे ही 1990 के अंदर बर्लिन की दीवार जो है, मतलब कई नए राष्ट्रों का उदय हुआ, नए राष्ट्र बने, उसके बाद में एक यूनिपोलर वर्ल्ड का निर्माण हुआ। यूनिपोलर जो वर्ल्ड है मतलब एक तरफ केवल यूएसए ही था, सबसे जो था लीडिंग पावर के अंदर यूएसए बन गया, उसे ही क्या कहा, यूनिपोलर वर्ल्ड कहा। लेकिन अब वर्तमान में जैसे ही 2008 के बाद में अब जो है वो कोई भी पोलर किसी भी वर्ल्ड में नहीं है। मतलब हम लोग बात करें कि कोई भी कंट्री जो है वो डोमिनेट नहीं करता है। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर कोल्ड वॉर जो है वो किसके बीच चल रहा है, चाइना और यूएसए के बीच में। चलिए हम लोग देख लेते हैं सेनाओं के प्रमुख के बारे में। सर्वोच्च सेनापति जो है वो राष्ट्रपति होते हैं और अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं। वायु सेना अध्यक्ष कौन है, आर एस भदौरिया जो हैं वो 26वें हैं। इसके बाद में नेवल के जो हैं वो कौन है, करमबीर सिंह हैं, 24th हैं। थल सेना अध्यक्ष है मनोज मुकुंद नरवाने, 28वें हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं वो विपिन रावत हैं। सैन्य संचालन जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह है। काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं सबके सब, ये जरूर याद रखना वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में अशरफ गनी ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है और कोई चारा भी इनके पास में नहीं था। वह किस देश के राष्ट्रपति थे, अफगानिस्तान के वो राष्ट्रपति थे। बेसिकली अशरफ गनी जो थे वो देश छोड़ के भाग गए थे। ये कयास लगाए जा रहे थे कि तजाकिस्तान के अंदर वो जाकर छिप गए, लेकिन तजाकिस्तान ने उनको शरण नहीं दी, क्योंकि कहीं ना कहीं तजाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ में अपने रिलेशंस बिगाड़ना नहीं चाहता है, इसलिए अशरफ गनी को वहां पर सहायता नहीं मिली। इसके साथ में ही अफगानिस्तान के कई जो पर्सोनेल्स हैं, मतलब जो सिविल ऑफिसर्स हैं, उनको भारत ने भी शरण दी। आप लोगों को पता होगा कई ऑफिसर जो हैं वो भारत के अंदर भी आ चुके हैं। तो ये अफगानिस्तान के क्या थे, राष्ट्रपति थे। और इसके बाद में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं, देखिए बहुत बड़ी हलचलें वहां पर हो गई हैं। यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्री जो हैं वो किस किस के साथ हैं। सबसे पहले हम लोग इस पाकिस्तान की बात करेंगे, यही बहुत उछलता है। पाकिस्तान जो है वो अपने आप को ये दर्शाना चाह रहा है इस वर्ल्ड की सिनेरियो के अंदर कि यदि किसी को भी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से बातचीत करनी है तो मैं जो है वो उसका मीडिएटर हूं। जैसे पक्ष होते हैं शादी कराने के लिए, दो पक्ष होते हैं, वर वधु का पक्ष, तो एक मीडिएटर होता है जो शादी कराता है। वैसे ही पाकिस्तान जो है वो तालिबान का अभी मीडिएटर बना हुआ है कि यदि तालिबान के साथ में किसी को बातचीत करनी है तो वो पाकिस्तान के जरिए बातचीत कर सकता है। अपने आप को पाकिस्तान ऐसा दर्शाने की कोशिश कर रहा है, अब है कि नहीं वो तो यही जाने। लेकिन तालिबान जो है वो सुन्नी डोमिनेंट है, याद रखना, सुन्नी और शिया। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर दो जो है कम्युनिटी वो आपस के अंदर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रखती हैं, सुन्नी और शिया। यहां पर तालिबान जो है वो सुन्नी डोमिनेंट है, जबकि ईरान जो है, पड़ोसी देशों की हम लोग बात करेंगे, ईरान जो है वो कौन सा है, शिया है।
यहां पर ईरान ने अफगानिस्तान की सीमा पर पूरी सेना जो है वो तैनात कर दी है, क्योंकि हो सकता है कि तालिबानी जो है वो ईरान के अंदर एंटर कर जाएं, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि तालिबानी ईरान के अंदर जाएंगे। बात करें हम लोग तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान की। तजाकिस्तान जो है मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये तालिबानियों के साथ है। इसके साथ में ही उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 70,000 जो लड़ाके हैं तालिबानी, उनके साथ में ये भिड़ंत कर सके। ठीक है, अब बात करें हम लोग चाइना की। चाइना ने अपनी एम्बेसी अफगानिस्तान से नहीं हटाई है। इसका मीन्स ये है कि चाइना और तालिबान के बीच में बातचीत पहले ही हो चुकी है। यहां इंडिकेशन मिल रहे हैं कि चाइना और तालिबान के बीच में बातचीत हो चुकी है। अब जो है वो वहां से उन्होंने अपनी एम्बेसीज नहीं हटाई है। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया की। तो शायद आप लोग इंडिया के बारे में मैं जो बात बोलने वाला हूं उसको समझ गए होंगे कि इंडिया जो है वो अभी नॉन अलाइंड है, किसी की भी तरफ नहीं है, नॉन अलाइंड कंट्री। इसी पॉलिसी को हमेशा इंडिया जो है वो फॉलो करता है। वेट एंड वॉच की कंडीशन इसे कहते हैं। इंडिया जो है पहले वेट करता है, देखता है समस्याओं को कि क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, उसके बाद में अपना रिएक्शन वो देता है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम चेंज कर दिया है। इसके साथ में अफगानिस्तान का फ्लैग जो है वो तालिबान के द्वारा चेंज किया जा चुका है। तो यहां पर 2001 से पहले, मतलब जब अमेरिकन ट्रूप्स यहां पर आई थी, उससे पहले इसका नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान था। बाद में फिर चेंज कर दिया गया, स्टेट्स इस्लामिक स्टेट्स ऑफ अफगानिस्तान किया गया, लेकिन अब वापस से क्या कर दिया गया है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, इसका कोई भी नेशनल एंथम नहीं है, तो नेशनल एंथम के बिना तो बेजान है। आप लोग को पता होगा कि जब नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था तो फिर वहां पर हमारा फ्लैग लहराया गया था और इसके साथ में ही नेशनल एंथम जो था वो भी गाया गया था। यहां हम लोग देख सकते हैं कि फ्लैग जो है वो कई बार यहां पर चेंज हुए हैं, लेकिन अब जो है, जो कि 2013 के अंदर डिसाइड किया गया था, ये भी अब चेंज होने वाला है। तो चेंज होकर क्या कर दिया जाएगा, यहां पर ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सिंबल, ये इसके अंदर अब रख दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए कि एक चौंकाने वाली बात मैं आप लोग को बताता हूं कि 2018 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो है मुल्ला अब्दुल गनी बरदार, ठीक है, ब्रदर, इसको क्या किया था, रिलीज किया था। और ये रिलीज किया था पाकिस्तान के कहने पर। पाकिस्तान के ही कहने पर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है इसको रिलीज किया गया था अमेरिका की जेल से। और अब फिर बाद में आप लोग देखिए कि ट्रंप के सेक्रेटरी जो हैं उनका वो जो हैं वो भी उनके साथ में क्या करे थे, उनके साथ में इनकी मुलाकात हुई थी। तो मतलब मुलाकात होने की बात है कि यहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता था कि एक ना एक दिन तालिबान जो है वो कैप्चर करे किसको, अफगानिस्तान को। और यहां पर इसको छोड़ने का मतलब है कि अब जो है वो क्या बन चुका है, प्रेसिडेंट बन चुका है। ये कहां का, ये अफगानिस्तान का मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है ये अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बन चुका है। तो एक वक्त तो ये जेल में रह के है अमेरिका की, और अमेरिका के बाहर निकलते ये क्या बन गया है, राष्ट्रपति वहां का बन गया है। ये जो है बरादर ये रहता कहां पर है, इससे पहले ये कतर के अंदर रह रहा था। याद रखना, कतर जो है वो तालिबान को सपोर्ट करता है, और ये बरादर जो है वो तालिबान के अंदर ही रहता था अब तक। लेकिन अब जो है इसने अपना अड्डा बना लिया है राष्ट्रपति भवन के अंदर। चलिए, काफी बातें हो गई आज, कुछ स्टैटिकल फैक्ट्स जो है वो कवर कर लेते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वाईवी रेड्डी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ही भारतीय प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन जो कमीशन है इसके अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए कौन है, वो है विजय सांपला। फिर रिसेंटली अरुण कुमार मिश्रा जो है इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रियांक कानूनगो जो हैं वो अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सैयद गयारुल हसन रिजवी, ये इसके अध्यक्ष हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र स्थलों की रामसर सूची में जोड़ा गया है, तो ऊपर के तीनों जो आप लोग को दिख रहे हैं इनको जोड़ा गया है। बेसिकली 4 जो हैं वो इसके अंदर जोड़े गए हैं, देख लेते हैं हम लोग। यहां पर थोल और वधवाना ये जो हैं ये कहां के हैं, गुजरात के, और सुल्तानपुर और भिंडवाज जो हैं हरियाणा के हैं। तो टोटल 4 जो हैं वो रिसेंटली ऐड किए गए हैं। ठीक है, नाम याद रखना, थोल,
वधवाना गुजरात के हैं, सुल्तानपुर भिंडवास ये कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। ठीक है, 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, वेटलैंड डे जो है वो मनाया जाता है। अभी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि लगभग 3% के आसपास क्या पाई जाती है, मैंग्रोव जो वन है वो पाए जाते हैं, और मैंग्रोव वन मैक्सिमम वेटलैंड्स के अंदर ही उगते हैं। चलिए यहां पर हम लोग देखें कि अब जो है वो भारत के अंदर 46 रामसर साइट्स हो चुकी हैं जो कि इतना एरिया कवर करती हैं, और हरियाणा गॉट इट्स फर्स्ट रामसर साइट। ठीक है, हरियाणा की क्या है, पहली रामसर साइट है। जबकि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहां पे हैं, गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा रामसर साइट जो हैं वो अब बन चुकी हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रामसर लिस्ट इज टू डेवलप एंड मेंटेन एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड इंपॉर्टेंट टू द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो या तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इसके साथ में ट्रीटी जो थी वो साइन की गई थी 2 फरवरी 1971 को रामसर के अंदर, जो कि कहां पर स्थित है, ईरान की एक सिटी है। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए 4 जो हैं यहां पर 5, 6, 7 और 8वें नंबर पर इनको रिसेंटली क्या किया गया है, अनाउंस किया गया है। इससे पहले आप लोग देखिए 2020 के अंदर बिहार के अंदर है काबारतल वेटलैंड है। इसके बाद में 2020 के अंदर और भी आप लोग देख सकते हैं, 2020 में एक यहां पर है, एक यहां पर है। ठीक है, एक तो है सोकर लेक। सोकर लेक जो है वो कहां पर स्थित है, लद्दाख के अंदर। इसके साथ में लोनार लेक जो है वो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, क्रेटर निर्मित ये एक झील है। ठीक है, इसके साथ में ही 2020 के अंदर और भी कोई है तो वो आप लोग देख सकते हैं, यहां पर 2 और हैं। 2020 में सुर सरोवर है, एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर, और फिर है आसान कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड के अंदर। तो 4 जो थी वो 2020 में, 4 2021 के अंदर। 2020 में 5 हो चुकी हैं। ठीक है, यहां पर एक और है, 5 हो चुकी हैं। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। तो ये वेटलैंड्स का मैप है, आप लोग इसको डाउनलोड कीजिएगा और जो है इसको रिवाइज यहां से कीजिएगा। जैसे चिल्का लेक है, ये भी एक रामसर साइट के अंदर आती है। कोलोरू लेक जो है ये भी रामसर साइट्स के अंदर गिनी जाती हैं। चलिए, देश का पहला चमड़ा पार्क जो है वो यूपी के अंदर निर्मित किया गया है। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था, ये एग्जाम के अंदर बहुत ही फ्रिक्वेंटली जो है वो पूछे जा रहे हैं स्टेट लेवल के एग्जाम में। मनीष कुमार। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। भारत का पहला फायर पार्क जो है वो भुवनेश्वर के अंदर उड़ीसा में निर्मित किया गया, और भुवनेश्वर जो है वो भारत की पहली क्या है, स्मार्ट सिटी है। याद रखना, भारत की पहली स्मार्ट सिटी वो है, कौन बनी थी, भुवनेश्वर थी। जबकि 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है, वो है इंदौर, जो कि भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी भी है। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क जो है वो कुफरी के अंदर, ठीक है, निर्मित किया गया था। जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन है, पूजा देवी हैं। देखिए जम्मू कश्मीर की पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन बनी थी, वो थी गीता मित्तल। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। सागो नामक सलाहकार समूह जो है वो WHO के द्वारा रिसेंटली गठित किया गया है। सागो की फुल फॉर्म क्या है, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या है, सागो की फुल फॉर्म है। जो भी नए पैथोजेंस जो हैं वो पनप रहे हैं उसके लिए एक सलाहकार समिति WHO के द्वारा निर्मित की गई है। पैथोजेंस का मीन्स है कि जो भी एनवायरनमेंट के अंदर वायरस बैक्टीरिया जो तैर रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर जाते हैं और एक किसी नए डिजीज को वो जन्म देते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं पैथोजेंस। ठीक है, तो इसकी स्टडीज के लिए ये जो एडवाइजरी ग्रुप है इसको क्या किया गया है, निर्मित किया गया है। चलिए यहां पे हम लोग देख सकते हैं, द ग्रुप विल आल्सो वर्क टुवर्ड फाइंडिंग द ओरिजिन ऑफ सार्स कोवी 2। ठीक है, तो ये सार्स कोव 2 जो वायरस है इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, इसको भी ये फाइंड करेंगे। WHO की हम लोग बात करें, फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके हेडक्वार्टर हैं WHO के भी और WTO के भी। इसके साथ में टेड्रस अधानोम जो है वो डायरेक्टर जनरल हैं, और चेयरमैन जो हैं वो कौन है, डॉक्टर पैट्रिक अमोज जो है वो इसके चेयरपर्सन हैं। चलिए कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशंस हैं वो आप लोग देखिए। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान है। वंदे भारत मिशन आप लोग को पता होगा कि विदेशों में जो लोग फंसे हैं उनको बचाने के लिए चलाया गया मिशन था। मिशन सागर का संबंध है कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर,
कोमोरोस जो आइलैंड है वहां पर दवाएं और खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो जैसे मालदीव के अंदर फंसे हुए लोग हैं उनके लिए नौसेना का ये अभ्यास क्या था, ऑपरेशन था। ऑपरेशन संजीवनी आप लोग देखिए, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाई थी। चलिए, किसने भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप जो है इंडिगो इसको जारी किया है? तो रिसेंटली जो है वो जारी किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। इसको आप लोग जानते ही होंगे कि जीनोमिक चिप क्या होती है। देखिए, जीनोमिक सीक्वेंसिंग होती है कि जब आपके जो डीएनएज हैं उनको प्रॉपर सीक्वेंस जो है उसमें अरेंज किया जाता है और फिर उसकी कैलकुलेशंस की जाती है। जैसे एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चला था तो उसमें जीनोम जो है उनको एक सीक्वेंस में रखकर उनकी क्या की गई थी, कैलकुलेशंस की गई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इंडिया फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप लॉन्च फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस कैटल ब्रीडिंग। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे मेरी जो इसके अंदर किसी क्वेश्चन को समझाने की जो पावर है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि फिर स्टूडेंट्स के कमेंट आएंगे कि सर बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। क्योंकि मेरी जो हमेशा आदत रही है वो एक लाइव सेशंस की रही है, जहां पर मैं लाइव सेशंस लेता हूं, वहां पर मैं अच्छे से लगभग 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की क्लासेस चलती हैं, तो फिर उसकी जो है हैबिट बनी हुई है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं ये क्या है, नस्ल है, जैसे गिल है, कांकरेज है, सहीवाल है, ओंगेल जो है ये क्या है, गायों की नस्ल है। और इन्हीं के लिए क्या की गई है, ये जीनोम चिप जो है इसको निर्मित किया गया है साइंटिस्ट फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। जितेंद्र सिंह जो है इनके पास में कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं, ये इंडिपेंडेंट चार्जेस है इनके पास में। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास में किसका, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का। इसके साथ में ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसके हैं, पीएमओ के हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रेवियंस पेंशंस के हैं। फिर इसके साथ में ही एटॉमिक मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट जो है वो इनके पास में चार्जेस हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। चलिए, यहाँ पे कुछ जो है वो ऐप कोविड-19 के दौरान जो ऐप रिलीज की गई थी वो हम लोग देख रहे हैं। जैसे अभी हमने 5T प्रोग्राम की लॉन्च की गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा, वो हमने देखा था। फिर देखिए, कवच ऐप जो है वो भारत सरकार के द्वारा, ब्रेक चेन जो है वो केरल सरकार के द्वारा, ऑपरेशन शील्ड ये भी अभी हम लोगों ने देख लिया था, अभी हम लोगों ने कवर किया ही था। नारी जो है वो पुडुचेरी सरकार के द्वारा है, प्रज्ञाम है। ये सब जो है वो आप लोग जरूर इनको रिवाइज करना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम में जरूर हेल्प करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति जो है इसका शुभारंभ किया है? तो गुजरात के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। इसमें जो भी व्हीकल हैं जिनको खरीदे हुए 15 साल या 20 साल हो चुके हैं, 15 साल कमर्शियल व्हीकल के लिए और 20 साल जो है वो प्राइवेट व्हीकल जो कि घरों में यूज आते हैं, यदि 20 साल से ऊपर हो चुके हैं तो फिर उनको क्या किया जाएगा, स्क्रैप के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। और यदि वो फिर से रोड पे दिखाई देते हैं तो हैवी टैक्सेस जो हैं वो उनके ऊपर अप्लाई किए जाएंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एनकरेज इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग अप व्हीकल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे स्क्रैप जो है वो इनका किया जाता है। तो द पॉलिसी इज एस्टिमेट टू कवर 51 लाख LMV लाइट मोटर व्हीकल विच आर मोर देन 20 ईयर ओल्ड। तो 20 साल से अधिक जो हैं वो 51 लाख क्या हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, जबकि 34 लाख LMV जो हैं वो 15 साल से पुराने हैं। तो नई स्क्रैप नीति जो है वो ये कहती है कि ये जो नियम हैं वो 1 अक्टूबर 2021 से क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। जो 15 साल से पुराने हैं उनके लिए 1 अप्रैल 2022 से ये क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। तो ये जो डेट्स हैं वो आप लोग इनके बारे में जरूर से याद रखिएगा। चलिए, हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो कि नीति आयोग के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, उसके द्वारा रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। ठीक है, जून 2021 को रिलीज की गई थी। इसमें पहले नंबर पर कौन था, केरल था। सेकंड रैंक पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, कंबाइंड रैंक इनकी आई थी। और यही क्वेश्चन जो था वो रिसेंटली एक स्टेट लेवल के अंदर पूछा भी गया था। थर्ड पोजीशन है वो आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड। अंतिम इस पायदान पर कौन है, बिहार है। जबकि नीचे से दूसरा कौन सा है, झारखंड है। केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पर कौन है, चंडीगढ़ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर।
चलिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेते हैं। कौन सा राज्य है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका आंसर होगा यूपी। भारत का कौन सा पहला अस्पताल है जिसके अंदर फायर स्टेशन की स्थापना की गई है? तो वो है एम्स, दिल्ली के अंदर स्थापना की गई है। किस क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिताबी खिलाड़ी जो हैं शाकिब अल हसन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो चुना गया है? तो ये कहाँ के हैं? ये है बांग्लादेश के। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व भर में सबसे प्रदूषित शहर जो कौन सा है, प्रदूषित देश जो है वो कौन सा है? वो भी कौन सा है? बांग्लादेश है। याद रखना इसके बारे में। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो किसका दिया गया है? वो दिया गया है मिजोरम का। ठीक है, मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार जो है वो इनको दिया गया है। प्रधानमंत्री ने लगातार कौन सी बार लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराया है? तो वो है 8वीं बार। किस एयरलाइंस ने 5 वर्ष तक जो ओलंपिक में पदक जीतने वाले हैं? तो वो है कौन सी? गो फर्स्ट एयरलाइंस है। याद रखना, गो फर्स्ट एयरलाइंस है। किस राज्य ने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो कौन सा स्टेट है? वो है उत्तराखंड। सबसे ज्यादा ऐप जो डाउनलोड की गई है वो कौन सी है? टिकटॉक है, याद रखना। और सबसे ज्यादा यूएसए के अंदर इसे डाउनलोड किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो 1380 जो पुलिस कर्मी हैं इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। मई का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में 2 राज्य के मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे, उड़ीसा और गुजरात। इसराइल से 4 ड्रोन खरीदे हैं, इनका नाम क्या है? वो है हेरॉन। ब्लैक व्हाइट येलो फंगस के बाद मरीजों में जो है फंगस देखने को मिल रही है, कौन सी है? एस्परगिलोसिस फंगस है। स्मार्ट किचन योजना जो है वो केरल सरकार की है। किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो अपने जिलों में गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति करेगा? तो वो है असम। सेहत ओपीडी पोर्टल जो है राजनाथ सिंह के द्वारा बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी मतलब सभी के लिए शुरू किया गया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा राज्य को किस जनजाति के लिए फटकार लगाई गई है? तो वो है वन गुजर। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक नियंत्रण बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जगजीत पवाडिया इसकी अध्यक्ष बनी है। फिर इसके साथ में ही भारत के किस राज्य में अफ्रीकी वायलेट पौधे की नई प्रजाति देखी गई है? तो वो है मेघालय। जेफ बेजोस के बाद एंडी जेसी जो हैं वो क्या बनेंगे? नए सीईओ बनेंगे। 17 अगस्त के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन है कौन सा? टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए 54 मेंबर्स की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है। एक्सीलेटिंग इंडिया 7 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये जो किताब है रिसेंटली एम वेंकैया नायडू के द्वारा रिलीज की गई है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है वो तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर स्थापित की गई है। अब नया डिपार्टमेंट जो है, देखिए यहाँ पर सौंचरिया ब्रांड और लोगो जो है वो रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आयशा मलिक जो है वो पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। आईबीएसए की बैठक जो है पर्यटन मंत्रियों की वो कहाँ हुई है? इंडिया के अंदर हुई है। हाल ही में तालिबान ने किस देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार को कब्जे में ले लिया है? तो वो है अफगानिस्तान। हाल ही में किस ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है? तो वो कौन सा है? चंद्रयान 2 है। देश के अगले साल 1 जुलाई 2022 से किस चीज पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो वो है सिंगल यूज प्लास्टिक। भारत की आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में किस तिथि को आजादी अमृत का महोत्सव मनाया जाएगा? तो वो है 15 अगस्त 2023। चलिए, कल ये हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि बुजुर्गों को कोविड की बूस्टर डोज देने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो कौन सा बन गया है? इजराइल बन गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने कल कमेंट्स के अंदर इसके आंसर किए थे, लेकिन आज भी आप लोगों को आंसर करने हैं। आज का क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट के अंदर गोल्डन डक पर आउट होने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने थे? तो आप लोगों को इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है, और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उसका क्विज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप लोग को ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और आप लोग चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। यदि आप लोग को लगता है कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है तो आप लोगों को इसे शेयर भी करना बनता है। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए यूं ही बेहतरीन कंटेंट लाता रहेगा, और आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लग रहा है। तो चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।